हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मैं आपकी हिंदी शिक्षिका, पता है ना नाम? जी हाँ, लाली वर्मा। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी मीडियम चैनल पर। और साथ ही साथ ये आशा भी करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्नचित होकर नियमित रूप से डेली एकदम अच्छे से स्कूल जा रहे होंगे और अपना जो स्कूल का वर्क है, क्लास वर्क या होमवर्क, उसको समय पर पूरा भी कर रहे होंगे। साथ ही साथ मैग्नेट ब्रेन्स पर, आपके फेवरेट चैनल पर वीडियोस भी देख रहे हैं ना। इसी प्रकार से हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स है भारत का नंबर 1 प्लेटफॉर्म जो देता है कक्षा 6वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन एकदम फ्री। और साथ ही साथ सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी आपको यहां एकदम फ्री प्रोवाइड किए जाते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य एकमात्र है। क्या है उद्देश्य? हमारा उद्देश्य है कि हम आप सभी को आपकी स्कूलिंग एजुकेशन के साथ साथ आपके भविष्य हेतु जिस भी लक्ष्य की ओर आप जा रहे हैं उसका रास्ता तय कर दें। इसीलिए हम किसी भी प्रकार के पेड सब्सक्रिप्शन की बात ना कर रहे हैं और ना ही कभी फ्यूचर में करेंगे। इसलिए अपने मस्तिष्क में किसी भी प्रकार का संदेह या डाउट मत रखिएगा कि फ्री है, क्या पता आगे चलकर कुछ सब्सक्रिप्शन लेना पड़े। नो, नेवर। और हम जो कहते हैं वही हम करते हैं, क्योंकि हमारी कथनी और करनी सिर्फ एक है और लक्ष्य भी एक है, और मैग्नेट ब्रेन्स भी है भारत का नंबर 1 प्लेटफॉर्म। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में क्या करने वाले हैं हम? हमारी पूरक पाठ्य पुस्तिका का चैप्टर नंबर 2 है। ठीक है, पाठ है 2, नाम है मेरे संग की औरतें। लिखा है मृदुला गर्ग जी ने, जिसमें हमने प्रीवियस वीडियो में देख लिया है कि पाठ क्या है, पाठ में क्या बताने का प्रयास किया है लेखिका ने। और लेखिका ने यह भी बताया है कि जो उनका परिवार था, जो माहौल था, वो ननिहाल और ददिहाल का माहौल कैसा था। उनकी नानी पर्दानशी थी, एकदम पारंपरिक महिला थी, अशिक्षित थी। उसके बाद भी उनके मन में आजादी के प्रति, देश की आजादी के प्रति जुनून था। और इस जुनून का कब सही से परिचय हुआ? जब वे अपने जीवन के अंतिम पलों में थी और उन्होंने अपने पति से एक निवेदन किया कि मुझे आपके मित्र जो स्वतंत्रता सेनानी है ना, कौन? प्यारे लाल शर्मा जी, उनसे भेंट करनी है। सब बड़े आश्चर्यचकित हो गए कि ये महिला जो अपने पति से मुंह खोलकर बात तक नहीं करती है सही से, आज वो उनके मित्र से क्यों मिलना चाहती है। परंतु समय की नजाकत को देखते हुए उनके पति अर्थात लेखिका के नाना जी ने उनके मित्र को बुलवाया और उन्होंने जो बात उनसे कही वो और हैरत अंगेज करने वाली थी। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी के लिए पति आप ढूंढेंगे, अर्थात वर की तलाश आप करेंगे। एक ऐसा लड़का होना चाहिए जो आपकी तरह स्वतंत्रता सेनानी हो। उन्होंने वचन दिया और उस वचन को निभाया। इसके बाद लेखिका की नानी का देहांत हो गया और उसके बाद जब लेखिका की मां की जो शादी हुई वो एक स्वतंत्रता सेनानी परिवार में हुई। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हम चलते हैं लेखिका की ससुराल वाले घर में। ससुराल का माहौल कैसा था? वहां का माहौल भी एकदम गांधीवादी विचारधारा से उत्प्रोत थे। और गांधीवादी अर्थात माँ खादी की चादर दे दो मैं गांधी बन जाऊं, सब मित्रों के बीच बैठकर रघुपति राघव गाऊं। खादी, खादी याद आया, खद्दर सूती वस्त्र धारण करते थे सभी। और सूती का जो वस्त्र रहता है, प्योर कॉटन, उसमें वजन भी रहता है। माँ थी एकदम दुबली पतली सी, सुंदर सी, एकदम नाजमीन की तरह, शब्द लिखा है लेखिका ने सॉरी। वहां पर उनको साड़ी पहनने का अभ्यास करना पड़ता था, क्योंकि कॉटन की साड़ी, सूती की खद्दर की साड़ी भारी रहती थी और ऐसा लगता था जैसे उनकी कमर चनखा खा जाएगी। बेचारी बड़ी मुश्किल से अभ्यास करती थी, तब जाकर कहीं वो साड़ी पहनकर रहती थी। और साड़ी पहनकर वो कोई घर के कामकाज नहीं करती थी कि कमर कस ली और घर के काम में या रसोई में लगे, नहीं। उनको पता है क्या पसंद था? वे किताबें पढ़ती रहती थी, संगीत सुनती थी और आराम से अपने बेड पर लेटे लेटे किताबें, साहित्य की चर्चा या कुछ इस तरह की जो उनको पसंद था वो करती थी। उसके बावजूद भी उनके ससुराल में कोई उनसे कुछ कहता नहीं था। उस जमाने में जहां पर लड़कियों की स्थिति बद से बदतर कह सकते हैं, क्योंकि हर एक के घर में या हर कोई यही सोचता था, यही कामना रहती थी कि घर में लड़का होना चाहिए। लड़का ही है जो वारिस होता है, वारिस घर का, और वंश को आगे बढ़ाता है। लड़कियां तो पराया धन होती हैं, जन्म लेंगी, पराया घर चली जाएंगी, ऊपर से हमारा धन भी ले जाएंगी। इस प्रकार की सोच विचार थी। लेकिन उनके जो घर का माहौल था वो एकदम विपरीत था। विपरीत मतलब कहें कि एकदम सकारात्मक वाला विपरीत, क्योंकि उनके घर में
लड़का या लड़की के साथ कोई भेदभाव नहीं होता था। ऐसा नहीं है कि बहू है तो घर का काम करेगी, बहू आराम से बेड पर लेटे लेटे किताबें पढ़ती थी, संगीत सुनती थी। बच्चे भी हुए लेकिन उनका पालन पोषण, खाना वाना खिलाना उनकी जिम्मेदारी नहीं थी, सबकी जिम्मेदारी पिताजी निभाते थे। उसके बाद भी उनको ससुराल में कोई ताने वाने नहीं सुनने होते थे। जबकि माँ, मतलब जो उनकी सासू थी, लेखिका की माँ की सासू माँ अर्थात लेखिका की दादी भी थी, वो भी यही कहती थी, भाई हमारी बहू तो इतनी नाजुक है, बिल्कुल फूल की पंखुड़ी की तरह, ऐसा लगता है जैसे इसको आराम से धोई पोंछी और बस छीके पर टांग दी, कोई हलचल ना हो। या फिर कहती थी, हम हाथी पे बैल ना जुतवाया करते, हम पे बैल हैं। अर्थात ये कहती थी कि वो इतनी नाजमीनों की तरह है, इतनी कोमल है, इतनी सुंदर है, उससे भला हम काम क्यों करवाएंगे। अब इसके पीछे क्या कारण था कि उनकी ससुराल में उनसे कोई काम ही नहीं करवाता था और ना वे करती थी, ना उनको ये लगता था कि कोई ताने देगा तो मैं डर के कारण काम कर दूं, क्योंकि उनके पिताजी तो बैरिस्टर बाबू थे, अंग्रेजों के साहब थे। एक कारण ये भी था। दूसरा, उनका स्वयं का व्यक्तित्व कैसा था, वे कभी झूठ नहीं बोलती थी और एक की गोपनीय बात कभी भी दूसरे से नहीं कहती थी। तो उन्हें घर और बाहर वालों को सम्मान बहुत मिलता था। ठीक है, इसी की चर्चा करेंगे इस वीडियो में। साथ ही साथ कंप्लीट चैप्टर रिवीजन के दौरान हम देखेंगे हर एक पैराग्राफ से और किस तरह से प्रश्न निर्मित किए जा सकते हैं। तो आप में प्रश्न निर्माण की कला का भी विकास होने वाला है। तो बने रहिएगा मेरे साथ शुरू से लेकर अंत तक, जहां शुरुआत में हम देखेंगे, परिचय करेंगे लेखिका मृदुला गर्ग जी से, अर्थात जीवन परिचय की ओर जाएंगे। उसके बाद धीरे धीरे हर एक पैराग्राफ को पढ़ेंगे और पैराग्राफ से संबंधित कौन कौन से प्रश्न हो सकते हैं उनकी भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले मृदुला गर्ग जी का जीवन परिचय। एक हंसमुख, एक अनुभवी चेहरा आपके समक्ष आप देख सकते हैं। एक ऐसा चेहरा जिन्होंने अपनी पहचान खुद बनाई। कहते हैं ना, जिनमें अकेले चलने के हौसले होते हैं उनके पीछे एक दिन काफिले होते हैं। और कोई चलता पदचिन्हों पर कोई पदचिन्ह बनाता है, और थोड़ा भूल रही हूं मैं, उसके बाद इतिहास रचाता है। ठीक है, कि जो हमेशा ये नहीं कि कोई चला है तब हम जाएंगे, कहीं पदचिन्ह दिखें, कोई जाए तब हम जाएंगे, जैसे भीड़ चाल या भेड़ चाल जिसको कहते हैं, उससे हटकर, जो लीक से हटकर जो कुछ कार्य करते हैं वही दुनिया में नाम करते हैं। बाकी जो आम व्यक्ति रहता है वो तो अपनी नियमित रूप से ये जो दिनचर्या है या एकदम बंधा बंधाया ढर्रा है उसमें चलता रहता है कि भाई उठना है, खाना है, जाना है, फिर आना है, फिर सोना है, फिर उठना है, फिर जाना है, परिवार का पालन पोषण करना है, दैट्स इट। लेकिन जो कुछ नया करते हैं, जो कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं, वही कुछ कर पाते हैं। कहते हैं ना, जो सिंपल सा सोचेंगे, जो साधारण सोचेंगे, जो एकदम ऑर्डिनरी सोचेंगे, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैसे कर सकते हैं। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोचना भी होगा और सोचने के साथ साथ उसको इंप्लीमेंट भी करना होगा। इंप्लीमेंट के साथ साथ आत्मसात करके उस पर खुद भी चलना होगा। सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करना ही कारगर सिद्ध नहीं होता है। जो बातें हम करते हैं उस पर स्वयं चलना भी सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि हमारी बातों को कोई तभी मानेगा जब हम भी उस पर चल रहे होंगे। अन्यथा सोचेंगे खुद तो करते नहीं, चले हमें लेक्चर देने, ऐसी डायलॉगबाजी भी सुनने को मिलती है। इसलिए बड़ी बड़ी बातें ना देने से अच्छा है छोटी छोटी बातों का अर्थ समझना और सबको समझाते चले जाना। मृदुला गर्ग जी का जीवन परिचय। आपका जन्म हुआ था 25 अक्टूबर सन 1938 में कलकत्ता में। पिता का तबादला होने के कारण लगभग 3 वर्ष की आयु में वे दिल्ली आ गए, जहां उनके अनुभव और भी विस्तार मिला, लेखन को भी। मृदुला जी का बचपन काफी शारीरिक पीड़ा में बीता और इसके कारण वे कई वर्षों तक स्कूल भी नहीं जा पाए। घर पर ही रहकर वे अध्ययन करती और समय से सभी परीक्षाओं में उत्तीर्ण भी होती। शारीरिक कमजोर थी, बीमार रहती थी, इसलिए नियमित रूप से स्कूल नहीं जा पाई। परंतु स्कूल ना जाने के कारण ऐसा नहीं कि वो शिक्षा से दूर हो गई, घर पर रहकर बहुत अच्छे से अध्ययन किया। साथ ही साथ अपना जो लेखन कार्य था उसमें भी अपना परिचय दिया और उत्तीर्ण भी होती। उन्होंने दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से एमए किया। तदुपरांत 1960 से 1963 तक दिल्ली के इंद्रप्रस्थ कॉलेज और जानकी देवी कॉलेज में बतौर प्राध्यापिका कार्यरत रहीं। इस दौरान उन्होंने सामाजिक और आर्थिक शोषण जैसे विषयों पर भी गहन अध्ययन किया। अब देखिए यहां पर पाठ का सार या कंप्लीट चैप्टर रिवीजन के दौरान हम देखेंगे कि एक भरा पूरा सा परिवार जिसमें
दादी दादा पापा मम्मी 5-6 बच्चे, बुआ दादी परदादी, और भी बहुत बड़ा सा एक परिवार था उनके घर में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिंगल फैमिली हो, ज्वाइंट फैमिली थी, अच्छा खासा बड़ा परिवार था। बुआ भी थी, पिताजी की बुआएं भी थी, मतलब बुआ दादी भी थी। उसके बाद भी उनकी जो परदादी थी, उनकी एक मन्नत हमेशा रहती थी। जब भी वे मंदिर जाती कहती, हे परमात्मा, मेरी पतोहू को तो पहली संतान में लड़की ही होना चाहिए। क्यों भाई, क्या उनके घर में लड़कियां नहीं हुई थी अब तक, या फिर उनके घर में लड़कियों की कमी थी? लगता तो नहीं था, क्योंकि परदादी थी, बुआ दादी थी, लेखिका की जो मतलब पिताजी थे उनकी बहनें भी थी, अच्छा खासा परिवार था, बहुत सी स्त्रियां थी, बहुत सी लड़कियां थी। फिर भी परदादी कहती थी कि परमात्मा मालिक, जब भी मंदिर जाती घंटी बजाती यही कहती, मेरी पतोहू को लड़की देना। अब चूंकि उनका भगवान से कनेक्शन बड़ा स्ट्रांग था, तो एक नहीं 5-5 कन्याएं जन्म ली उन्होंने, ठीक है। तो लेखिका ना केवल इकलौती थी, बल्कि 5 बहनें थी और एक छोटा भाई था जिसका नाम था राजीव, ठीक है। अब सब लोगों को उनके भगवान के साथ कनेक्ट होने के चर्चे पूरे गांव में थे। एक बार क्या हुआ था कि उन जो सभी मेल स्टाफ था या मेल्स थे, मर्द थे घर के, वो गए थे बारात में और महिलाएं घर में अकेली थी। पुरुष सभी लोग बारात में चले गए थे और महिलाएं रत जगह कर रही थी। एक रस्म होती है जिसमें महिलाएं विवाह होता है, खूब ढोल मजीरे जो भी उनको एंजॉय करना होता है वो करती हैं। अब जो नामी ग्रामी चोर था, जो उसी गांव का था, उसने सोचा बहुत अच्छा मौका है, सारे पुरुष तो गए हैं घर, इस घर में बड़ा, क्योंकि घर में अच्छा था, संपन्न परिवार था, तो उन्होंने कहा, चोर ने सोचा कि आज हाथ साफ करने का अच्छा मौका है, चलता हूं इस घर में। हाँ, परदादी के बारे में पहले से सुन के रखा था कि परदादी बड़ी खतरनाक है, उनका कांटेक्ट डायरेक्ट ऊपर वाले से है, तार बहुत जुड़ा रहता है, जो भी वो कहती है वो हो जाता है। लड़की की मन्नत मांगी, 5 बार मांगी, 5-5 कन्याएं हुई, ऐसा कुछ था। तो चोर को कहीं ना कहीं डर भी लग रहा था कि मैं जाऊं या नहीं जाऊं, लेकिन उसको पता था कि दादी का कमरा तो वहां है, तो दादी वहां सोएंगी, तो मैं चुपचाप दबे पांव चला जाऊंगा और वहां से आ जाऊंगा, ठीक है। अब जैसे ही चोर गया, क्या हुआ कि जो उसने सोचा था उसके विपरीत। क्या सोचा था? उसने सोचा था कि ये कमरा एकदम सुनसान होगा, और जैसे ही ठक से उसने अपने कदमों की आहट सुनी, दादी की नींद खुल गई। बोली, कौन? चोर अकबका गया, डर गया। मैं हूं मैं। बोली, हाँ ठीक है, वो बगल में लोटा रखा है, उठा जरा, मुझे पानी तो पिला। उसने देखा लोटा खाली, पर लोटा तो खाली है दादी माँ। हुआ करे, जा अच्छे से कपड़ा बांध लीजो मुंह पर और छान कर ही भरियो। अब चोर ने सोचा कि अंधेरे में इस बुढ़िया को कहां से पता चला कि मेरे चेहरे पर कपड़ा बंधा है। उन्होंने कहा ना कि मुंह पर कपड़ा बांधे रखियो और अच्छे से छानियो। तो बोले कि जी, बोले हाँ, सुना नहीं तूने, तेरे, और मैं तुझसे ही कह रही। बोले, किससे कह रहे? मैं तुझसे ही कह रही हूं, तेरे और भगवान के अलावा यहां कौन धरा है? अब उसने सोचा, अच्छा मतलब भगवान यहीं कहीं खड़े हैं, क्योंकि ये सब में पता था कि दादी का कनेक्शन भगवान से बहुत अच्छा है। चोर डर गया, एकदम हड़बड़ा गया, अकबका गया, घबरा गया कि अब मेरा क्या होगा, अब मैं क्या करूं। तो उसने लोटा उठाया और चुपचाप चला उनके बाहर कुएं की ओर। जैसे ही वो कुएं पर गया, दरबारियों ने उनको धर दबोचा और ले गए परदादी के पास कि परदादी ये चोर है, चोरी करने आया था। बोले, अच्छा ठीक है, पहले पानी तो पिला। परदादी ने पानी पिया, पानी पीकर आधा पानी बचा तो उन्होंने चोर को दिया और कहा, ले तू भी पी ले। बोले, दादी मैं? बोले, हाँ हाँ तू भी पी ले। अब बोले, पानी तूने पी लिया है, तो एक ही लोटे से पानी पीकर अब हम हो गए हैं माँ बेटे। अब तू मेरी बात सुन बेटा, या तो तू अपने जीवन में चोरी कर, या फिर ये चोरी वोरी का धंधा छोड़कर कुछ खेती कर, कुछ काम कर और अपना जीवन अच्छे से सम्मान पूर्वक बिता। तो पता है क्या किया चोर ने? उसने कहा, जी दादी, आज से मैं बिल्कुल चोरी वोरी ये काम नहीं करूंगा, और उसने चोरी का काम छोड़ दिया और वो अच्छे से खेती और कामकाज करने लगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम और पढ़ते हैं कि क्या है। लेखिका द्वारा लिखा गया यह संस्मरणात्मक गद्य है। संस्मरण क्या होता है? एज आई टोल्ड यू इन फर्स्ट वीडियो, संस्मरण बनता है स्मृतियों से। स्मृति अर्थात याददाश्त। जो भी लेख स्मृतियों पर आधारित होता है उसको संस्मरण कहते हैं। और कोई भी संस्मरण कब महत्वपूर्ण बनता है? जब वो जो स्मृतियां हैं वो एकदम विश्वसनीय हो।
स्मृतियों की विश्वसनीयता संस्मरण को महत्वपूर्ण बनाती हैं, जिसमें लेखिका ने अपने परिवार की औरतों, अपनी नानी, अपनी माँ, अपनी 4 बहनों के बारे में बताया है। उसने तत्कालीन घरेलू, आर्थिक, सामाजिक तथा शैक्षिक स्थिति से भी परिचित करवाया है। इस पाठ के माध्यम से लेखिका अपनी नानी के बारे में कहती हैं कि वे अपनी नानी को कभी देख नहीं सकी थी, लेकिन क्योंकि उनकी मृत्यु तो लेखिका की मां की शादी से पहले ही हो गई थी, उनकी नानी परंपराओं को मानने वाली, अनपढ़ तथा पर्दा करने वाली महिला थी। अनपढ़ अर्थात किताबी ज्ञान या स्कूली शिक्षा उनको प्राप्त नहीं थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वे अनजान थी, अनभिज्ञ थी, वे सब जानती थी। क्योंकि जब शिक्षा का प्रचार प्रसार नहीं था, आज से लगभग 50, 60, 70 वर्ष पूर्व की हम बात करें, शिक्षा नहीं थी, विद्यालय नहीं थे, अधिक हर जगह नहीं थे, लेकिन फिर भी लोग जीवन यापन करते थे। किसान भी अपनी अनाज को बेचते थे और उसके बदले में धनराशि प्राप्त करते थे। ठीक है, तो शिक्षा हमें नई नई तकनीकी प्राप्त हुई, हमें बहुत अच्छे विकास के रास्ते मिले, अपना अपना हुनर के अकॉर्डिंग हमने अपने व्यवसाय को चुना, है ना, ये शिक्षा ने हमारे साथ किया। लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं कि जब पहले लोग शिक्षित नहीं हुआ करते थे तो हम उनको एवं साइड में रख दें। उनमें भी बुद्धिमानी थी, वे भी बुद्धिमान थे, जो कि यहाँ परिचय मिलता है। उनकी नानी परंपराओं को मानने वाली, अनपढ़ तथा पर्दा करने वाली महिला थी। उनके पति शादी के तुरंत बाद उन्हें घर पर छोड़कर बैरिस्ट्री पढ़ने विलायत चले गए थे। विलायत मींस फॉरेन चले गए थे। जब कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से वकालत की डिग्री लेकर वापस आए तो उनके आचार विचार में अंग्रेजियत साफ झलकती थी, क्योंकि भाई बैरिस्ट्री करके आए हैं, फॉरेन से आए हैं, मतलब रौबदार व्यक्ति थे, अच्छे संपन्न व्यक्ति थे, तो उनकी बातों में ही वो झलकता था। इसके बावजूद भी उनकी जो नानी थी, उन्होंने उस अंग्रेजियत के अकॉर्डिंग अपने आप को नहीं बदला। उन्होंने जैसे वे रहती थी, साधारण सिंपल खादी की साड़ी पहनकर, सिंपल एकदम साधारण पर्दानशी महिला थी, और मान मर्यादा इसका वो बहुत अच्छे से पालन करती थी। और उनके पति ने भी कभी उन्हें फोर्स नहीं किया, जोर नहीं दिया कि तुम इस तरह से रहो। ठीक है, बहुत अच्छा माहौल था। नानी इन बातों से दूर रहकर अपना जीवन अपने ढंग से ही जीती रही। कभी भी उन्होंने अपने पति के अकॉर्डिंग स्वयं को ढाला नहीं। उनका एक अपना अस्तित्व था, यही है व्यक्ति की खास पहचान, कि हम यदि किसी की कॉपी करने लगे कि उसके पास ये है, मुझे भी ये चाहिए, वो ऐसे रहता है, मुझे भी वैसे रहना है, फिर हम कहाँ हैं? अरे भाई, हमारा अस्तित्व कहाँ है? हमारी पहचान कहाँ है? हम यूनिक हैं। हमें परमात्मा ने बनाया है तो हम अपने आप की आइडेंटिटी को प्रूफ करेंगे। हमें किसी की तरह बनना नहीं है, लेकिन हाँ, जहां से हमें कहीं 2 ज्ञान की बातें प्राप्त हों या फिर हमें कुछ अच्छी बातें प्राप्त हों जो ग्रहण करने योग्य हो, तो उनको हम ग्रहण करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जिसके पास जो देखा मुझे भी चाहिए, वैसे ही मुझे बनना है। हेयर स्टाइल देख ली एकदम मॉडल टाइप, हमें भी यहाँ का बिल्कुल चेंज करना है। क्यों? हम पर जो अच्छा लगे हम वो करेंगे, हम किसी की कॉपी क्यों करें? हाँ, हमारी अपनी पर्सनालिटी है, हमारा अपना व्यक्तित्व है, हमारा अपना अस्तित्व है, सेल्फ एस्टीम है, उसको बना कर रखना है, अपनी डिग्निटी को मेंटेन करके रखना है, तब कहीं जाकर हमारी पहचान हमसे होगी। नहीं तो कहेंगे ये तो उसके जैसा, ये तो उसके जैसा, हम हमारे जैसे कहाँ हैं? तो हमें हमारा जैसा होना है। हमें सत्यता के साथ, यथार्थता के साथ अपना जीवन व्यतीत करना है। हम तो ऐसे हैं, ऐसे ही रहेंगे। जिससे हमें दोस्ती करना है बहुत अच्छी बात है, नहीं करना है बहुत अच्छी बात है। दोनों ही स्थिति में हम अपने आप से प्यार करते हैं। और जब हम अपने आप का रिस्पेक्ट करते हैं, अपने आप से प्यार करते हैं, तो दुनिया भी हमारा रिस्पेक्ट करती है। लेकिन जब हम अपना ही सम्मान नहीं करेंगे तो दुनिया क्या खाक हमारा सम्मान करेगी? और अपना सम्मान करने के लिए हमें वो क्वालिटीज होनी चाहिए जिनके कारण हम दूसरों का सम्मान करते हैं। गॉट इट ना, कि मैं क्या कहना चाहती हूं? कहते हैं ना, सेल्फ रिस्पेक्ट होना चाहिए। भाई, सेल्फ रिस्पेक्ट कब होगा? जब हमें रिस्पेक्टफुल वाले कैरेक्टर्स होना चाहिए, वो चरित्र हमारा होना चाहिए, व्यवहार वैसा होना चाहिए, गुणी होना चाहिए, तब जाकर। अन्यथा हम करें कुछ भी, भाई मैं तो सेल्फ रिस्पेक्ट पर्सन हूं, नो वे। ठीक है, तो हम में ऐसे गुण होना चाहिए जिनके आधार पर हम अपने आप का रिस्पेक्ट कर सकें, तब कहीं जाकर। कभी कभी मैंने ऑब्जर्व किया है स्टूडेंट्स में भी, मान लीजिए कुछ हीन भावना डेवलप हो जाती है, मैं ऐसा हूं तो मैं वैसा हूं, तो मैं पढ़ नहीं पाता, या कुछ भी नहीं, मतलब कोई खेल नहीं पाता है, कोई पढ़ने में ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाता, या हाइट छोटी है, या बहुत लंबा, या दुबला है, या मोटा है।
हमें परमात्मा ने जैसा बनाया है हम वैसे बेस्ट हैं। समझे आप कि किसी भी तरह से अपने आप के मन में हीन भावना नहीं लाना है, खुद को कमजोर नहीं समझना है। हम जो हैं वो बेस्ट हैं, वही हमारे लिए बेस्ट है, और जो हमें नहीं मिला है शायद वो हमारे लिए अच्छा नहीं था, इसलिए हमारे पास नहीं है। अब अपने गुणों को निखारना है, उन गुणों को निखारते जाना है, क्योंकि प्रतिभा सब में होती है, हुनर सब में होता है। बस फर्क इतना होता है कि किसी का छुप जाता है और किसी का छप जाता है। अवसर सबको प्रदान होते हैं, सबको प्राप्त होते हैं, कोई उनमें पीछे छुपा रहता है और कोई आगे आकर अपने आप को एक्सप्रेस कर देता है। तो हमें अपने गुणों को दबाना नहीं है, हमें अपने गुण जो भी हैं हमारे अंदर है, और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर गुण ना हो। सर्व गुण संपन्न होना अलग बात है, लेकिन निर्गुण तो कोई नहीं होता है। समझ में आया? तो आई एम द बेस्ट, एपीजे अब्दुल कलाम के 5 सेंटेंसेस हमेशा याद रखिएगा। आई एम द बेस्ट, आई कैन डू इट, गॉड इज ऑलवेज विद मी, आई एम अ विनर एंड टुडे इज माय डे। दीज 5 सेंटेंसेस मैजिकल सेंटेंसेस, ठीक है, ये आप रिपीट भी करेंगे एवरी डे और आप खुद देखेंगे कि आप में पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, अब यहां पर क्या हुआ कि अपनी मृत्यु जानकर जब उनको लगा कि मृत्यु का एहसास हो गया, बीमार रहने लगी, तो उन्होंने क्या कहा, अपने पति के स्वतंत्रता सेनानी मित्र प्यारे लाल शर्मा को बुलाकर कहा कि उनकी बेटी का रिश्ता अपने जैसे किसी स्वतंत्रता सेनानी के परिवार में करा दें। उनकी इच्छा अनुसार लेखिका की मां का विवाह आजादी के आंदोलन में भाग लेने वाले एक होनहार लड़के से किया गया। इस कारण उन्हें सादा जीवन जीना पड़ा, क्योंकि जो स्वतंत्रता सेनानी थे अर्थात गांधीवादी विचारधारा के थे, वे रात में जागकर खादी की साड़ी बांधने की प्रैक्टिस करती रहती थी, अभ्यास करती रहती थी, ताकि वो सुबह अच्छे से पहन सकें। वैसे भी लेखिका की मां कमजोर शरीर की थी, सुंदर थी, एकदम नाजुक सी थी। वे घर में किताबें पढ़ती, साहित्य चर्चा करती, संगीत सुनती। एक तो माँ, अब देखिए उन्होंने कहा है कि घरेलू कामों में बिल्कुल भी रुचि नहीं लेती थी। रसोई घर में, जैसे हर माँ जब नाम याद आता है तो सबसे पहले रसोई याद आती है कि माँ के हाथों का स्वाद कोई नहीं ले सकता, या इस तरह की बातें हमें याद आती है कि माँ बच्चों का पालन पोषण करती है, देख रेख, नहाना धुलाना सब कुछ वही करती है। लेकिन यहाँ पर लेखिका की माँ के साथ कुछ अलग ही था। वे आप आराम से नहाया धोया अपने बेड पर जाकर किताबें पढ़ा करती थी। उनका सारा समय किताबें पढ़ने में या संगीत सुनने में बीत जाया करता था। और तो और परिवार, मतलब ससुराल के लोग भी उनसे कुछ नहीं कहते थे। ये हद वाली बात है ना, कि मतलब उनको सबने स्वतंत्रता दे रखी थी, उनका मान सम्मान भी होता था, कोई उनको ताने वाने नहीं देता था। क्या कारण था? लेखिका ने 2 मेन कारण बताए हैं। एक, वे कभी झूठ नहीं बोलती थी। दूसरी, वे एक की गोपनीय बात दूसरे से नहीं कहती थी। अब क्या इन 2 कारणों के कारण कोई व्यक्ति काम ना करे तो उसको रिस्पेक्ट मिलेगा? आज की स्थिति में भी देखिए, आप सोचिए जरा। या फिर कोई कारण दूसरा था कि उनके पिताजी बैरिस्टर बाबू थे, अंग्रेजों के साहब थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि उनका दबदबा था? नो, क्योंकि यहां भी वातावरण बड़ा अच्छा था, गांधीवादी विचारधारा के थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, तो उनके मन में एक ऐसी भावना थी कि जिसको जो अच्छा लगे वो करे। ठीक है, अब प्रश्न यहां पर ये बन सकता है, जैसे हमने चर्चा की थी कि प्रश्नों का निर्माण भी हम करेंगे, कि मतलब जो लेखिका की नानी थी, उन्होंने पति के समक्ष ही ये बात क्यों नहीं रखी कि आप कोई ऐसा स्वतंत्र सेनानी वर ढूंढना अपनी बेटी के लिए? क्या उनके पति अर्थात लेखिका के नाना जी उनकी बात नहीं मानते? यस, देखिए यहां पर उन्होंने प्यारे लाल शर्मा जी को बुलाकर भेंट क्यों की और उनसे ही ये बात क्यों की कि आप मेरी बेटी के लिए वर ढूंढें? क्योंकि जो जिस फील्ड में रहता है उसको उसके फील्ड की अधिक जानकारी रहती है। यदि लेखिका स्वयं उनके पति से, लेखिका की नानी स्वयं उनके पति अर्थात लेखिका के नाना जी से कहती तो शायद वो इतना अच्छा नहीं ढूंढ पाते, इसलिए उन्होंने उनसे बात कही। ठीक है, अब बात आती है कि लेखिका की जो माँ थी उनके गुणों का यहाँ पर बखान कर दिया है लेखिका ने कि वे झूठ नहीं बोलती थी और एक की सीक्रेट बात दूसरे से नहीं कहती। तो सिर्फ इन 2 गुणों के कारण उनके ससुराल में उनसे कोई कुछ नहीं कहता था? क्या ये संभव है कि घर में यदि ठीक है आप सच बोलते हो या आपका एकदम सीक्रेट किसी को नहीं शेयर करते हो और आप घर का कोई काम ना करें तो आपको घर में रिस्पेक्ट मिलेगा? आपको, मैं किसी बहू की मैं बात कर रही हूँ, क्या ऐसा होगा? सोचिएगा, विचारिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, लेकिन ऐसा ही बताया है।
ऐसे ही लेखिका की परदादी थी जो सदैव लीक से हटकर काम करती थी, मतलब उन्हें जो सब करते हैं उन्हें वो नहीं करना है। सब लोग मंदिर में जाएंगे, मेरी पतोहू को, मेरी पुत्र वधू को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाए, हे प्रभु हमारा वंश चल सके, एक पुत्र की प्राप्ति हो जाए। अब वो सुनती थी, अच्छा सब अपनी पतोहू के पुत्र की जन्म की प्राप्ति की प्रार्थना कर रहे हैं, तो वो क्या कहती, हे प्रभु, हे महादेव, या जो भी जिसकी भी पूजा करती हूँ, मेरे घर में तो पहली संतान लड़की ही होना चाहिए। ठीक है भाई। और जब जब वे प्रार्थना करती थी, यही करती थी, तो भगवान ने उनको एक पोती नहीं 5-5 पोतियों का सुख दे दिया। ठीक है। उसके बाद एक पोता भी हुआ। अब क्या लिखा है यहाँ पर कि वे फालतू सामान एकत्र करने के बजाय उन्हें दान दिया करती थी। उन्होंने अपनी बहू के गर्भवती होने पर मंदिर में भगवान से लड़की पैदा होने की मन्नत मांगी और यह बात सबको बता दी कि मैंने तो कह दिया है भगवान से कि मेरी पतोहू अर्थात पुत्र वधू को तो लड़की ही होना चाहिए और भगवान मेरी बात कभी टालेगा नहीं, ऐसे सबको बता दिया उन्होंने। क्या हुआ फिर, उनकी बार बार की मन्नत से भगवान ने अफरा तफरी में आकर जल्दबाजी में कहा लो तथास्तु, 5-5 पोतियों को जन्म दे दिया। ओके। अब और बेटा केवल एक बार क्या हुआ, जब सब पुरुष जो थे घर के वो गए थे वहां और एक चोर आया, जैसा कि प्रीवियस वीडियो में भी आपने सुना होगा, और अचानक से जैसे ही वो परदादी के कमरे में उसकी आहट हुई, कदम रखते ही दादी ने कहा कौन, उसके जैसे ही उसने दादी की आवाज सुनी वो कुछ कह ही नहीं पाया, छुपा ही नहीं पाया और कह दिया मैं चोर। अरे हाँ हुआ करे, मेरा जो बगल में लोटा रखा है उसमें देख जरा पानी है क्या। उसने देखा नहीं पानी नहीं, जा कुएं से पानी भर कर ला। बोले मैं लाऊं, बोले हाँ तेरे और भगवान के अलावा कौन धरा है यहाँ पर। चोर डर गया, मतलब कि परदादी को साक्षात भगवान भी यहां दिखाई दे रहा है, अब मैं क्या करूं, अब तो मैं गया। तो जैसे तैसे वो लोटा पानी भरने गया ही था कि वहां पहरेदारों ने उसे धर दबोचा और दादी के सामने फिर पेश किया। तो दादी ने उसको माफ किया और समझाया बुझाया और कहा कि बेटा अब हमने दोनों ने एक ही लोटे से पानी पिया है, अब हम हो गए माँ बेटे, तू चोरी का धंधा छोड़ और अच्छे से खेती वेती कर जिसमें तेरा जीवन यापन चल सके। बोले ठीक है। उसने चोरी का धंधा छोड़ दिया। एक बार हवेली के मर्द किसी बारात में गए थे और औरतें रत जगह कर रही थी, तभी एक चोर उसी कमरे में घुस गया जिसमें परदादी सो रही थी, जबकि उसको बिल्कुल पता नहीं था। हाँ उसको ये पता था, तमाम ज्योग्राफियां सेटल करके गया था वो कि ये परदादी का कमरा है, इसमें तो घुसना नहीं है, लेकिन उसे क्या पता उसकी बदकिस्मती से परदादी को अपने कमरे में नींद नहीं आई और वो दूसरे कमरे में जाकर सो गई जिसमें चोर घुसा और बेचारा गया। ठीक है। तभी एक चोर उसी कमरे में घुस गया जिसमें परदादी सो रही थी। कुछ आहट होते ही परदादी की आंख खुल गई, चोर डर गए। तभी परदादी ने चोर से पानी लाने को कह दिया और चोर तो मना भी नहीं कर पाया क्योंकि वो गांव क्या पूरे एरिया पूरे क्षेत्र में परदादी के चर्चे थे कि इनका भगवान से तार एकदम जुड़ा हुआ है, एकदम कनेक्टेड रहती हैं, जब जो कह देती हैं वो होकर रहता है। पानी लाते समय चोर को पकड़ लिया गया और उसके सामने लाया गया। उसके बाद क्या देखा कि जब उन्होंने पानी पी लिया तो आधा पानी चोर को भी पिलाया और बेटा मानते हुए चोरी छोड़ खेती करने की नेक सलाह दी। उनकी सलाह मानकर चोर ने चोरी करना छोड़ दिया। सबसे अच्छी बात कि यहाँ पर सिर्फ डराने धमकाने से ही सारे काम नहीं बनते हैं। यदि हम विनम्रता पूर्वक किसी व्यक्ति को, बच्चे को, उसके माइंड को रीड करके कि किस तरह से वो समझ सकता है, उस आधार पर यदि हम शिक्षा देंगे तो वो अवश्य सुनता है। और ना केवल ये परदादी की सीख है बल्कि मैं भी अपने अनुभव से यही बताना चाहूंगी कि डांटने डपटने में कुछ नहीं होता है, यदि हम सही से समझाएंगे तो समझ में आता है। 15 अगस्त सन 1947 को देश में जब आजादी का जश्न मनाया जा रहा था तब लेखिका को टाइफाइड बुखार था। वो देखने जाना चाहती थी लेकिन पिताजी ने मना कर दिया। डॉक्टर की सलाह के कारण बाहर ना जा सकी। उनके पिता ने उसे ब्रदर्स कारामजोब नामक उपन्यास दिया कि तुम इसको पढ़ो, इसमें लीन रहो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, वो देखने नहीं जाओगी तो। ठीक है। जिसके कई अंशों को लेखिका ने बार बार पढ़ा। लेखिका अपनी नानी, माँ और परदादी के बारे में बताने के बाद अपनी बहनों के बारे में कहती हैं कि उनकी जो सबसे बड़ी बहन थी उनका नाम था मंजुल, जिन्हें घर में रानी कहते थे। कितनी बहनें थी लेखिका की? और 4 बहनें, मतलब टोटल 5 बहनें थी और एक भाई थे। उसने शादी के बाद मंजुल भगत से लिखना शुरू कर दिया। बड़ी बहन का नाम याद है? मंजुल भगत। ठीक है। वे भी लेखन कार्य के प्रति समर्पित हो गई। सभी बहनों का नाम याद कीजिएगा। अभी मैं पूछूंगी कि 5 बहनों के नाम बताइए। लेखिका कौन से नंबर की थी, कितने भाई थे, भाई का नाम क्या था, याद रखना है।
दूसरे नंबर की बहन ने शादी के बाद मृदुला गर्ग नाम लिखना शुरू किया, अर्थात लेखिका स्वयं थी दूसरे नंबर की। ओके, इसके बाद की बहन है, दो बहनें रेणु और चित्रा। सबसे पहली मंजुल भगत, दूसरी मृदुला भगत, फिर रेणु और चित्रा, 4 हो गई। एक और है अचला। सबसे छोटी बहन अचला अंग्रेजी में लिखने लगी तथा छोटा भाई राजीव हिंदी में लिखने लगा। उनकी तीसरी बहन रेणु बीए नहीं करना चाहती थी, परंतु पिताजी और घर वालों का मन रखने के लिए उसने किसी तरह बीए कर लिया। उनकी बहन रेणु स्वयं कम दूसरों को ज्यादा पढ़ाती थी, मतलब उसको पढ़ने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन पढ़ाने में बड़ा मजा आता था। तो जब भी परीक्षाएं होती थी ना, तो उसके शागिर्दों के ज्यादा नंबर आते थे और उसके कम। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसे हो सकता है कि जिसको वो पढ़ाती है उसके ज्यादा नंबर आते हों और खुद के कम, क्योंकि वो सोचती थी हाँ हाँ ठीक है, इतना हो गया ना, अब मुझे नहीं लिखना है। कहा ना, सबके सब लीक से हटकर थे, सबके सब खिसके हुए से थे। ये मैं नहीं, लेखिका ने स्वयं लिखा है, ठीक है। परंतु पिताजी और घर वालों के मन के उन्होंने किया। उनकी बहन रेणु स्वयं कम, दूसरों को ज्यादा पढ़ाती थी, उसके अपने अंक कम, किंतु उससे पढ़ने वालों के अंक अधिक आते थे। वह दृढ़ निश्चय थी, उसने अपनी पसंद के लड़के से ही शादी की। और पता है, शादी जब की और लड़का जब देखने आया तो उसने क्या कहा, ध्यान से सुनिएगा इस बात को। यहां पर जब लड़का देखने आया था तो उसने कह दिया भाई शादी तो मैं तुमसे ही करूंगी। लड़का स्वयं नहीं सोच पाया कि है, मतलब एकांत में थोड़ा सा उनको समय दिया गया कि आप बातचीत कर लीजिए। तो रेणु ने कहा मैं शादी तुमसे ही करूंगी और तुम्हारे अलावा किसी से नहीं करूंगी। तो लड़का बोला क्या? बोले हाँ। बोले मतलब किस आधार पर? बोले मैं जो सोचती हूँ वो करके रहती हूँ, इसलिए अब तुम ना मत करना, मुझे तुमसे शादी करनी है। लड़का ने कहा ओके ठीक है। शादी हुई और बहुत अच्छे से उनका शादीशुदा जीवन भी बीता। हाँ, फिर है छोटी बहन अचला ने पत्रकारिता में प्रवेश लिया और पिताजी की पसंद से शादी कर ली। बाद में वह भी लेखन कार्य में संलग्न हो गई। सब ने बहुत अच्छे से शादी की। किसी ने एकदम लव मैरिज नहीं कहेंगे, सबकी अरेंज्ड थी, क्योंकि घर में लड़का देखने आया और कह दिया इसी से शादी करना है, बस इसी से करना है, इसके अलावा किसी से नहीं करूंगी। जबकि ना कोई जान, ना कोई मीटिंग, ना कोई पहचान, लेकिन ठान लिया तो ठान लिया, हो गई शादी। विवाह के बाद लेखिका को बिहार के डालमिया नगर जैसे पिछड़े स्थान पर रहना पड़ा, जहां सिनेमा देखते समय पति पत्नी तक अलग बैठते थे। इतने आजादी का माहौल उनके घर में था। लेकिन जब ससुराल गई शादी के बाद, जिस एरिया में वे रही वहां का माहौल बड़ा पिछड़ा सा था। पति पत्नी तक साथ में बैठकर मूवीज नहीं देखते थे, लेकिन उन्होंने महिला जागृति के माध्यम से एकदम अपने आप को आगे रखते हुए वहां की महिलाओं को जागृत किया, अवेयरनेस लेकर आई। और क्या किया फिर यहां, ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने वहां मर्दों औरतों को एक साथ नाटक करने के लिए राजी कर लिया। नाटक रंगमंच कराने लगी, कहीं कुछ एक्टिंग कराने लगी, तो सब एक दूसरे के साथ नाटक करने लगे। अपना जो प्ले करते हैं ना, ठीक है, वो स्किट टाइप, और नाटकों से अकाल राहत कोष के लिए धन एकत्रित किया। उनके मन में जो कर्मठता की भावना थी, परोपकार की भावना थी, वही उन्हें दूसरों से अलग करती है। समझ में आया? इसके बाद लेखिका कर्नाटक के बांगलकोट में रही, ठीक है। वहां उन्होंने कैथोलिक बिशप से स्कूल खोलने की प्रार्थना की, क्योंकि वहां स्कूल नहीं था, जिससे उन्होंने अनसुना कर दिया। अब लेखिका ने वहां के बिशप, अंग्रेज जो कैथोलिक बिशप थे, उनसे कहा कि देखिए स्कूल नहीं है तो स्कूल खुलना चाहिए, लेकिन उन्होंने उनकी बात नहीं सुनी। तो लेखिका ने हार नहीं मानी, स्वयं अपने बलबूते पर लोगों की मदद से अंग्रेजी, कन्नड़ और हिंदी सिखाने वाला स्कूल खोला तथा स्कूल को कर्नाटक सरकार से मान्यता भी दिलवाई। बार बार गई, बार बार उनका दस्तक दी कि हाँ, स्कूल चला रहे हैं जिसमें ना केवल हिंदी, ना केवल अंग्रेजी, ना केवल कन्नड़, बल्कि तीनों भाषाओं की शिक्षा प्रदान की जाएगी। तो लोगों का जो जन समूह था उनके साथ हो गया, क्योंकि उनका इरादा नेक था। सरकार को भी मान्यता देनी ही पड़ी। लेखिका सोचती थी कि शहर में अकेले मंजिल की ओर बढ़ते जाने का मजा ही कुछ और है, इसलिए कभी भी अपने आप को अकेला नहीं समझना है। कहते हैं ना, मान लो तो जीत है, ठान लो तो जीत है, और मान लो तो हार है। कभी हार मानना ही नहीं है। बस हमें अपने लक्ष्य की ओर निरंतरता के साथ बढ़ते जाना है और हमेशा अपने लक्ष्य को एक यहां पर रखना है। लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने के लिए रास्ते तय सही करना है।
रास्तों को चयन, रास्तों को चूज एकदम करेक्ट वे में करना है, क्योंकि रास्ते जरा से भी टेढ़े मेढ़े हुए तो अकेला लक्ष्य सोचकर हम लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। और जो रास्ता तय किया है वो मैग्नेट ब्रेन्स ने आप लोगों के लिए किया है, फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करके। कहा ना कि किसी भी तरह के पेड सब्सक्रिप्शन की ना तो हम बात कर रहे हैं और ना ही कभी करेंगे, ताकि आपका जो रास्ता है वो आसानी से आप उसको तय कर सकें और अपनी अपनी मंजिल तक पहुंच सकें और भारत के एक सभ्य नागरिक बनकर ना केवल भारत में बल्कि संपूर्ण विश्व में अपना नाम कमा सकें। इसलिए मैग्नेट ब्रेन्स एकमात्र सपना लेकर आया है कि आप सभी को स्कूली शिक्षा जो कि 6वीं से 12वीं तक दी जाती है, उसके अतिरिक्त सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी फ्री प्रोवाइड करें। और ये स्टार्ट कर दिया है, आप देख सकते हैं सभी प्रकार के वीडियोस उपलब्ध हैं मैग्नेट ब्रेन्स पर, वो भी एब्सोल्युटली फ्री। सुना? और साथ ही साथ यहां पर मैं बता दूं कि आप अपने विषय की शिक्षा या वीडियोस या ऑनलाइन जो भी आप ग्रहण कर रहे हैं उनको इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में देख सकते हैं। हिंदी मीडियम में आप चाहें तो सामाजिक विज्ञान, गणित या विज्ञान की वीडियोस देख सकते हैं और इंग्लिश मीडियम में भी आप अपने विषय की वीडियोस देख सकते हैं। बात मैं करूं हिंदी की तो भाई हिंदी तो हिंदी में रहेगी, चाहे आप हिंदी मीडियम में देखें चाहे आप इंग्लिश मीडियम में देखें, क्योंकि हिंदी है भारत की बिंदी और बिंदी से शोभा बढ़ती है। यहां पर हम बात करते हैं कि हिंदी का वीडियो जब आप देखें तो जस्ट टाइप की क्लास 9th हिंदी क्षितिज या कृतिका चैप्टर 1 जल प्रलय में देखना है या चैप्टर 2 मृदुला गर्ग मेरे संग की औरतें देखना है। जो भी आपको पार्ट देखना है जस्ट आप क्लिक कर दीजिए। हाँ, प्लेलिस्ट पर जरूर जाइएगा, वहां पर आप देखिएगा वेल ऑर्गेनाइज तरीके से सब कुछ है। वहां आप देखेंगे कि जैसे सीबीएसई या एनसीईआरटी पर आधारित पाठ्यक्रम है और विषय का संपूर्ण विवरण है, पाठ का सार है, एनसीईआरटी समाधान है, बहुविकल्पीय या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, कंप्लीट चैप्टर रिवीजन इन वन शॉट है। जो भी आपको देखना है जस्ट क्लिक ऑन दैट वीडियो आपके सामने। और जब आप वीडियो देखेंगे ध्यान से देखना, मैं बार बार आपसे कहती हूं कि ध्यान से जब आप देखेंगे तो किसी भी विषय का आप वीडियो देखें, कोई भी टॉपिक आपने चूज किया है वीडियो के लिए, जब आप ध्यान से देखेंगे तो 100,000% आपको वो टॉपिक, वो विषय वस्तु समझ में आएगी ही आएगी, बिल्कुल आएगी, उसमें कोई डाउट नहीं है। और समझने आने के साथ साथ आपको वीडियो पसंद भी आएगा। इसलिए लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, ताकि सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको प्राप्त हो सकें और आप तुरंत उनका लाभ ले सकें। शेयर करना मत भूलिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि हमारा और आपका जो बॉन्ड है और स्ट्रांग होता जाए और हमारा और आपका साथ हमेशा के लिए बन जाए। मैंने कहा कि हम किसी भी प्रकार के पेड सब्सक्रिप्शन की बात नहीं कर रहे हैं और ना ही कभी करेंगे, इसलिए अपने मस्तिष्क में किसी प्रकार का कोई डाउट ना ले। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, बाय बाय, थैंक यू सो मच।